सितंबर 2026 के लिए ईवीएस वन लाइनर में ये जो क्लास चल रहा है डेली क्लास, इस क्लास का यह सिक्स्थ क्लास है, यानी कि छठा क्लास है। और इस छठे क्लास में हम लोग वन लाइन में समझेंगे ईवीएस के वैसे सवालों को जो सीटेट में कई बार पूछा गया है और पूछा ही जाता है। तो पढ़ेंगे आज का क्लास और आज का क्लास समझेंगे। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम समझते हैं मशहूर पश्मीना शॉल के बारे में। दुनिया में मशहूर पश्मीना शॉल अपने बेहतर कारीगरी और फाइन आर्ट्स के लिए जाना जाता है, और यह भारत के लिए गौरव का भी विषय है कि पश्मीना शॉल हमारे यहाँ बनता है जो दुनिया में सुप्रसिद्ध है। तो यहाँ पर पश्मीना शॉल के बारे में क्या पूछा गया है और सीटेट में क्या क्या पूछा जाएगा, इसको जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल बनाने में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है, यानी कि एक पश्मीना शॉल अगर आप ओढ़ लेते हैं तो आपको उतना गर्मी मिलेगा जितना कि 6 स्वेटर पहनने पर। यानी कि पश्मीना शॉल बहुत ज़्यादा गर्म होता है और यह लद्दाख वाले क्षेत्र में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसी तरफ जो है बनाया भी जाता है, कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में। इतनी गर्मी पर मोटी बिल्कुल नहीं, गर्मी तो होती है लेकिन मोटी नहीं होती है, मुलायम होती है। यह पश्मीना बनता कैसे है? तो पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो बकरी होती है उसका नाम भी पश्मीना ही होता है, और ख़ास नस्ल से बनता है पश्मीना शॉल। 500 मीटर की ऊंचाई पर उस बकरी को पाला जाता है। यही सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम हो जाता है। जहाँ पर 5,000 मीटर की ऊंचाई पर जो लोग होते हैं वह ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0 सेंटीग्रेड से नीचे भी हो जाता है और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इवन -40 डिग्री तक चला जाता है वहाँ का टेम्परेचर, जहाँ पर ये एक तरह का ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो रहता है, जिसको पश्मीना शॉल बनाने का काम दिया गया, या पश्मीना शॉल उन लोग का बनाने का काम है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरियों के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल होंगे। इतना ज़्यादा पतला होता है बकरी का बाल कि अगर मिला दिया जाए तो बकरी का 6 बाल मिलाओगे तो तुम्हारे सर का 1 बाल बनेगा। सोचो कितना महीन होता है। सोचो कि कितना महीन होता है इस पश्मीना शॉल को बनाने वाले बकरी का बाल, है ना? जहाँ से रॉ मटेरियल बकरी से मिलता है, वो बकरी का बाल 6 ठो बाल मिलाएगा तो आपका 1 बाल बनेगा। सोचिए कि कितना ज़्यादा फाइन आर्ट्स और कितना मेहनत का काम है। सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होता है, इसलिए पश्मीना शॉल को मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बुना जा सकता है। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं और सब लोग इसको नहीं बना पाएगा। ये जो पश्मीना शॉल है इसको सब लोग नहीं बना पाएगा। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर के एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। 250 घंटा जब वो बुनाई करेगा तब, लगभग 10 दिन। 24 से भाग दीजिए, एक घंटे में एक दिन में 24 घंटा होता है 250 को, तो लगभग 10 दिन 10 घंटे का टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, यानी कि 10 दिन लगता है एक पश्मीना शॉल को बनाने में। तो ये समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा फाइन आर्ट्स है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें जो है 6 स्वेटर के बराबर जो है गर्मी होती है, ठीक है? इतनी मेहनत, सोचो अगर डिज़ाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। नॉर्मल शॉल का बात है, नॉर्मल पश्मीना शॉल की बात है। अगर डिज़ाइन वाला पश्मीना शॉल बुनना होगा तो सोचिए कि कितना टाइम लगेगा। तो अब पश्मीना शॉल के बारे में सीटेट में क्या क्या पूछा जाता है वो आप याद रखिए। कितना टाइम लगता है ये पूछा जाता है, 10 दिन या 250 घंटा। और पश्मीना शॉल को बुनने वाले जो ट्राइबल हैं वो कहाँ रहते हैं? तो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। पूरा खाँटी एनसीईआरटी है, बुक का ही एक क्लिक किया हुआ है, बुक से ही एनसीईआरटी वन लाइनर बनाया गया है। इसलिए आप लोग जो है समझेंगे तो पूरा पूरा समझेंगे, ठीक है? श्रीनगर के बारे में, डल झील के बारे में लिखा है कि श्रीनगर में बाहर से आई कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं, यानी कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो हाउस बोट में ही रहते हैं 2 दिन 3 दिन और एंजॉय करते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबा होता है। ये देखिए हाउस बोट है, और 80 फीट तक लंबा होता है और बीच में उनकी चौड़ाई 8 से 9 फीट तक जाती है। आगे से पतला रहता है, पीछे से पतला, बीच में ज़्यादा चौड़ा होता है। तो ये हो गया हाउस बोट के बारे में। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डांगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं, यानी कि तैरता हुआ फ्लोटिंग हाउस होता है। कहाँ? श्रीनगर और झेलम नदी पर, श्रीनगर और झेलम नदी पर, है ना? तो श्रीनगर में डल झील और डल झील में इस तरह का इंतज़ाम रहता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। श्रीनगर के बारे में ही है और कश्मीर के बारे में ही है। कश्मीर तो हमारा जन्नत है हिंदुस्तान का, तो इसलिए हम लोग इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत
पर लकड़ी के सुंदर नक्काशी बने रहते हैं, जिसको खत्मबंद बोलते हैं। खत्मबंद को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। खत्मबंद को क्या कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खत्मबंद कई बार सवाल सीटेट में आ चुका है खत्मबंद से रिलेटेड। जो जिक्सो पजल की तरह होता है, यानी कि खत्मबंद पर जो ये डिजाइन किया रहता है, ये पजल होता है। देखिए इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, है ना। तो ये पजल के तौर पर किया रहता है डिजाइन। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी को भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलान होती है। देखिए ये सारा चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस तरह का होता है, ठीक है। पत्थर के ऊपर काट कर एक के ऊपर एक रखा जाता है, पत्थर पत्थर रख करके। वहाँ दीवार इसका ईंट का नहीं होता है, और उसका मिट्टी से पुताई कर दिया जाता है और लकड़ी का इस्तेमाल करके छत बना दिया जाता है। छत जो है वो इस तरह का स्लोपिंग होता है, ठीक है, ताकि बर्फ़ या पानी ठहरे नहीं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह है कि जालीदार, देखिए जालीदार खिड़की लगी रहती है। खिड़कियों के बाहर की ओर उभरी होती है, बाहर की ओर निकली रहती है। इन्हें डच कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे डब कहते हैं। क्या कहते हैं? डब। क्या कहते हैं? डब। खिड़की का नाम क्या है? बाहर की तरफ जो उभरा हुआ है, डब। इन्हें बैठकर बाहर का नज़ारा अच्छा लगता है। टूरिस्ट प्लेस, वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, और लोग जब जाते हैं टूरिस्ट लोग, तो उस तरह का बैठ करके फ़ोटो क्लिक या फिर एन्जॉयमेंट भी करते हैं। तो ये एक हमारा जो है सांस्कृतिक मतलब धरोहर है, जिसको हम लोग सँभाल करके, संजो करके रखें, तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ के पुराने घरों की खासियत पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। यहाँ के पुराने घर कैसे बनते हैं? पत्थर, ईंट और लकड़ी को बना मिला करके। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिज़ाइन मेहराब बने होते हैं। देखिए खिड़की पर जो डिज़ाइन है ना, इसको मेहराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेहराब। मेहराब, ये सारा मेहराब है। मज़ार-वज़ार के इस पर भी बना रहता है। तो खिड़की पर जो डिज़ाइन है, ये सारा क्या है? मेहराब है। चलिए, अब आइए 26 जनवरी 2001 को कच्छ में भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 को कच्छ में भूकंप आया था। आज है 26 जुलाई। बताइए आज कहाँ भूकंप आया, जिसका तीव्रता 7.5 है? कहीं भूकंप आया दुनिया में? बताइए। बहुत बर्बादी हुई है। कमेंट करके बताइए आज कहाँ भूकंप आया है। तो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था गुजरात में। भूकंप आने पर हमें ये काम करना चाहिए। भूकंप आने पर क्या-क्या करना चाहिए? देखिए, क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। घर से निकल कर किसी खुले मैदान में जाएँ। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो किसी मजबूत चीज़ जैसे टेबल के नीचे लेट जाएँ और कस कर पकड़ लें, ताकि वह फिसले नहीं। कँपकपी कँपकपी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। जब तक थरथरा रहा ज़मीन, तब तक उस टेबल के नीचे रहें, ताकि कुछ गिरे तो पहले टेबल पे भी गिरे। नहीं तो पाइलिंग पकड़ करके आप कोना पकड़ करके कहीं पास अपना सर और पैर को सटा करके बैठ सकते हैं। इस तरह की आकृति बना करके भी बैठ सकते हैं, ठीक है? उससे भी आपकी सेफ्टी जो है रहेगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 22 नंबर पेज नंबर। चलिए, यहाँ क्या है? देखिए, यहाँ अहमदाबाद के बारे में है, गैस रिसाव। अहमदाबाद गैस रिसाव। अहमदाबाद गैस रिसाव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। और ये देखिए गैस रिसाव का छोटा-सा इमेज है, जो इमेज आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। लेकिन हम आपको गैस रिसाव समझा देते हैं, अहमदाबाद गैस रिसाव। अहमदाबाद जनवरी 26, 2001 को अहमदाबाद में क्या हुआ? आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका, कई हज़ार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद में भूकंप आया था। अहमदाबाद में ही भूकंप आया था। गैस रिसाव नहीं, अहमदाबाद में भूकंप आया था, वहाँ से समझते हैं। अहमदाबाद शहर में गैस रिसाव के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। इनमें लगभग एक दर्जन बहुमंजिला इमारतें थीं। आज शाम तक इन अ, आज शाम तक इनके नीचे कम से कम 250 से शव निकाले जा चुके हैं। इतना बड़ा भूकंप आया था 2001 में कि गुजरात के अहमदाबाद में 250 खाली डेड बॉडी निकाला गया सुबह-सुबह। बाद में आंकड़ा बढ़ा भी होगा। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हज़ार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव के कार्य तेज़ी से चल रहे हैं। और क्या हो रहा है? चल रहा है। शहर को शायद ही कोई इमारत होगी जो दरारें ना पड़ी हो। भूज की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है। भूज, है ना? भूज जो कैपिटल है गुजरात का, वहाँ की हालत और ज़्यादा ख़राब है। 2001 में चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से कई तरह के सहायता आश्वासन मिल रहा था। अहमदाबाद में ज़्यादा नुकसान हुआ किसका? भूकंप आने का, ठीक है? हॉट ब्लो कांड क्या है? हॉट कोल्ड कांड। हॉट ब्लो कोल्ड, यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के बारे में। हॉट ब्लो कोल्ड। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा
बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। स्टेथोस्कोप याद रखिएगा, ठीक है, ठंडी या गर्म हो सकती है, ठीक है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। डॉक्टर किसका इस्तेमाल करता है? स्टेथोस्कोप का, दिल की धड़कन को सुनने के लिए, ताकि आपका इलाज सही से कर सके। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है, याद रखिएगा, और गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। सांस जो होती है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर ठंडा या गर्म हो सकता है। शिक्षक संकेत: सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी को बूंद जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला कर देती है, जो गाड़ियों में अक्सर होता है। और हम लोग शीशा पर ऐसे रहता था तो हम लोग अपना नाम लिख देते थे। मान लीजिए कि हमको अपना नाम लिखना है या सार अकेडमी लिखना है तो लिख देते थे सार अकेडमी, या आतिफ लिखना है तो लिख देते थे आतिफ। तो ये हम लोग खेल खेलते थे बचपन में, ठीक है। तो लेकिन एक बात इसमें याद रखिएगा कि अहमदाबाद में भूकंप कब आया? 26 जनवरी 2001 को। और गुजरात भूकंप के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। चलिए यहाँ से, स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों के सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, ताकि बच्चों कुछ तरीके, मशीनों व अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकें, ताकि लोगों को यह काम ना करना पड़े जो वे करना पसंद नहीं करते। गांधी जी के मित्र महादेवी भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे। देखिए, गांधी जी के मित्र कौन थे? महादेवी भाई। और उनके पुत्र कौन थे? नारायण। तो नारायण किसके साथ रहते थे? गांधी जी के साथ रहते थे, ठीक है, जवानी में। शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग करें। हम लोग को न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए अपने क्लासरूम में। भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। भीमराव अम्बेडकर कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के गोरेगांव के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आया है सीटेट 2022-23 में भी आया है। बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। हाँ, ये तो सब लोग जानता है। स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अन इंडिया अनटच्ड से साक्षात्कार रूपांतरित है, ठीक है। यानी कि स्टालिन जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से ये अरे रूपांतरित है, यानी कि उसी को नकल करके बनाया गया है। चलिए, पुरानी यादों में क्या है? नारायण यानी चावला बावला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना पड़ता था। संडास आप लोग जानते हैं? कौन कौन जानते हैं बताइए तो कमेंट करके। संडास कौन कौन इसमें से जानता है कमेंट करके बताइए। ये बताया गया है कि नारायण दास के बारे में और इनके बारे में कि वो किस तरह से आश्रम में रहते थे और कैसा कैसा उनको काम मिलता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था। हाँ, पहले तो ऐसा ही था, एक समाज के लोग ही करते थे और जो रविदास होते हैं उन लोग के समाज के लोग करते थे। खैर, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। पर माइंडसेट पहले का ऐसे ही था कि यह काम छोटा है। पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था। लेकिन गांधी जी के आश्रम में ऐसा नहीं था, सबको करना पड़ता था और डालना रहता था वैसे गड्ढे में जहाँ पर खाद बनता है। आपके टॉयलेट से खाद बनता है, आप सब लोग जानते हैं। फिर यह कोई भी क्यों ना हो, नारायण को याद ही है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे, कई लोग नहीं करना चाहता था, कुछ तो इस काम से डर कर आश्रम छोड़कर भाग जाते थे, कुछ ऐसे भी लोग थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेवी भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह का समय, गांव के बाहर की गंदगी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेवी भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। जबकि महादेवी भाई जो है सफाई कर्मी नहीं थे, है ना, वो प्रोफेशनल नहीं थे। क्योंकि आश्रम में रहने वाले सभी को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, तो इसलिए जो है करना पड़ता था, है ना। तो यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्से भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का है ना। उसको बावला को बहुत हंसी और गुस्सा आया और सोच रहा था। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वो बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसने मिटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये सारा एनसीईआरटी का इसलिए पढ़ा रहे हैं, फालतू का नहीं पढ़ा रहे हैं,
ठीक है, उन्हें तो आदत हो गई है, उनका गंदा काम कर कोई और ही करे। गांधी जी बोले क्यों, इससे सफाई करने वालों को फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए सफाई सब कोई को करना चाहिए और इसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव या जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये पूरा लेख किसने लिखा है? नारायण भाई देसाई संत चरण रज 70 सहज नामक किताब में ये पूरा लेख लिखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि हमें बालकों को सामाजिक बनाने के लिए इस तरह का काम, छोटा-मोटा काम देते रहना चाहिए। अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है, मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। ठीक है, याद रखिएगा बात। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन कहाँ है? मुंबई में है। चलो इसको लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता है और आता रहेगा। शोलापुर कहाँ है? मुंबई में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है। शिक्षक को बच्चों में यह समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों और उनके जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय उनकी खेलने की क्षमता को आंका जाए। यानी कि किसी भी प्रोफेशन में उनके क्षमता के हिसाब से आंका जाए, यानी कि वो जैसा प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आंका जाए, ना कि उनकी जाति, धर्म या उनके बैकग्राउंड के हिसाब से। जैसे कि अभी बिहार में एक बहुत गरम गरम मुद्दा चल रहा है, खान सर और रोशन सर का। खान सर और रोशन सर का। खान सर और रोशन सर के मुद्दे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बस इतना जानते हैं, बोलना चाहते हैं कि रोशन सर भी बहुत अच्छे टीचर हैं और उनको दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है और उनके साथ ये गलत हुआ है, चाहे वो किस्मत ने किया हो या व्यवस्था ने किया हो या जो भी किया हो या जो जिस पर आरोप लगा रहे हैं खान सर ने किया हो, ये गलत हुआ है कि उनके भाई का डेथ हुआ है। लेकिन खान सर को मीडिया के ज़रिए से फैज़ल खान कह देना भी, या फिर ये कह देना कि खान सर की पूरी-पूरी गलती है, ये भी ठीक बात नहीं है। हमें टीचर को सिर्फ़ टीचर के नज़रिए से देखना है। क्या नज़रिया होना चाहिए कि कौन क्या पढ़ाता है? खान सर जीएस पढ़ाते हैं, तो जीएस के नज़रिए से इनको देखें और रोशन सर भी जीएस पढ़ाते हैं, तो बस जीएस के नज़रिए से देखें। बाकी इन लोग दोनों का मैटर कोर्ट से ये लोग आपस में निपट लेंगे। बस समझ में आया? बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में है। कहाँ है बच्चू खान, कहाँ का है खेल का मैदान? खेल का मैदान बच्चू खान खेल का मैदान कहाँ? मुंबई में है। ये किसके नाम पर पड़ा है? तो मुस्तफ़ा खान के नाम पर पड़ा है। मुस्तफ़ा खान के नाम पर बच्चू खान खेल मैदान पड़ा है। फांद दीवार अध्याय समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवार के फांदने की है, यानी कि लैंगिक भेदभाव से रिलेटेड इस अध्याय में बताया गया है। एक बीच किसान की कहानी कहता है। अब मनगांव कहाँ है? गुजरात में। मनगांव कहाँ है? गुजरात में है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ डेली 8 बजे इवनिंग में, और क्लास अब कंटिन्यू चलेगा। इवनिंग 8 बजे हमारे साथ जुड़िए। और एनसीईआरटी बेस्ड महा मैराथन क्लास बहुत जल्दी आने वाला है, जो फिगर के साथ, फोटो के साथ रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए इस सीरीज़ को।